हेलो फ्रेंड, तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम नवलोक प्रबंधन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और लोक प्रशासन पर इसके क्या क्या प्रभाव है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक के बारे में बता चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नवलोक प्रबंधन क्या है, प्रशासन पर इसके क्या प्रभाव हैं या प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो पहले डेफिनेशन में लिखना है कि नवलोक प्रबंधन परिप्रेक्ष्य लोक प्रशासन के विकास क्रम में नवीनतम प्रतिमान है। यह 1990 के दशक में अस्तित्व में आया, जो कि डेविड ऑसबॉर्न व टेड गैबलर की 1992 में छपी हुई पुस्तक रीवेटिंग गवर्नमेंट नवलोक प्रबंधन के जन्म का कारण बनी। इसके बाद नवलोक प्रबंधन लोक प्रशासन में दूसरे पुनः आविष्कार का नुमाइंदा है। पुनः आविष्कार 1960 ईस्वी के दशक में आया। नवलोक प्रशासन, जो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द क्रिस्टोफर हुड ने प्रदान किया था। उन्होंने 1991 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन में इसका उपयोग किया था। नवलोक प्रबंधन का प्रबंधनवाद उद्यमशील सरकार, बाजार आधारित लोक प्रशासन तथा लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के तथ्य तीसरा मार्ग जैसी एक अन्य संज्ञा भी दी जाती है। इसके बाद आता है कि मूल विशेष वस्तु। तो इसमें नवलोक प्रबंधन का उदय ब्रिटेन के थैचरवाद और अमेरिका के रिगालवाद से हुआ। यह लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संश्लेषण को दर्शाता है। यह लोक प्रशासन से क्या और क्यों तथा निजी प्रशासन से कैसे शब्द लाता है। नवलोक प्रबंधन उद्यमशील सरकार के रूप में भी जाना जाता है, जिसका लक्ष्य 3E है, जो कि E फॉर एफिशिएंसी, जिसको हिंदी में कुशलता, और E फॉर इकोनॉमी, जो कि अर्थव्यवस्था हिंदी में कहते हैं, और तीसरा आता है E फॉर इफेक्टिवनेस, जो कि प्रभावशीलता होता है इसका हिंदी। तो ये 3E के बारे में चर्चा किया था। तो यह प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रबंधकीय स्वायत्तता, कीमत कटौती, वित्तीय प्रोत्साहन, उत्पादन संबंधी लक्ष्य, आविष्कार, प्रतिक्रियाशीलता, सामर्थ्य, जवाबदेही और बाजार निर्देशिका पर बल देता है। नवलोक प्रबंधन उपागम समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को बुनियादी तौर पर बदलने की दृढ़ता से वकालत करते हैं। यह समाज और अर्थव्यवस्था के प्रमुख नियामक के रूप में राज्य के बजाय बाजार की केंद्रीय भूमिका पर बल देता है। इस प्रकार इस उपागम में सरकार द्वारा सेवाओं के प्रत्यक्ष उपलब्धकर्ता की बजाय अप्रत्यक्ष तरीकों की ओर परिवर्तन निहित है, जैसे नीति निर्माण, सहायता, ठेका देना, सूचना उपलब्ध कराना और अन्य कारकों के साथ तालमेल करना। दूसरे शब्दों में सरकार को सार्वजनिक गतिविधियों के कर्ता से सार्वजनिक लाभों का वितरण और समाज में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सहायक और परिवर्तन का बन जाना चाहिए। इस प्रकार नवलोक प्रबंधन इस तरीके से अवधारणा में बदलाव की एक श्रृंखला का सुझाव देता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को उदारीकरण, भूमंडलीयकरण और निजीकरण की एक नई चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठित और प्रबंधित करना चाहिए।
इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट की प्रति लक्ष्य। तो इसके अंतर्गत अनेक पॉइंट है, जो कि पहला राजनीति प्रशासन द्विभाजक है, दूसरा पदानुक्रम प्रभावित संगठन, शक्ति का अति केंद्रीयकरण, प्रशासन में नियमों की प्रधानता, निर्णय की तर्कवादिता, प्रशासन का गैर वैयक्तिक चरित्र, प्रशासनिक प्रक्रिया का गैर लचीलापन। इसके बाद लास्ट पॉइंट अंतर्मुखी दिशा है। इसके बाद आता है कि नेक्स्ट पॉइंट में लक्ष्य और विशेषताएं। तो ऑसबॉर्न और गैबलर ने नवलोक प्रबंधन के 10 लक्ष्यों की पहचान की है, जो कि निम्नलिखित है, जो कि पॉइंट वाइज दिया हुआ है नीचे। तो पहला पॉइंट है कि उत्प्रेरक सरकार। तो सरकार को सेवाएं प्रदान करते रहने के बजाय सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी या गैर सरकारी क्षेत्र को सक्रिय होने के लिए उत्प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार सरकार को स्वयं मार्गदर्शन करना चाहिए, ना कि चप्पू चलाना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय के स्वामित्व वाली सरकार। सरकार को नागरिकों, परिवारों और समुदायों इत्यादि को अपनी समस्याओं को समाधान स्वयं करने के लिए सशक्त करना चाहिए। इस प्रकार सरकार को तमाम सेवाओं और नौकरशाही के नियंत्रण से बाहर लेकर आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सक्षम सरकार। तो सरकार को कुशलता और किफायत परिणाम देकर विभिन्न वस्तु और सेवाओं के दाताओं के बीच प्रतियोगिता पैदा करनी चाहिए। यह प्रदर्शन को बेहतर करता है और लागत को कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लक्ष्य संचालित सरकार। तो सरकार को अपने लक्ष्यों से संचालित होना चाहिए, ना कि कायदे कानूनों से। दूसरे शब्दों में इसमें नियम निर्देशित सरकार को लक्ष्य निर्देशित सरकार में बदलना शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है परिणामोन्मुख निर्देशित सरकार। इसमें सरकार को लक्ष्य प्राप्ति और अभियान निर्देशित प्रयासों द्वारा परिणाम हासिल करने चाहिए। इसे अपने एजेंसियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन परिणामों से करना चाहिए, न कि लागतों से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है उपभोक्ता निर्देशित सरकार। इसमें सरकार को अपने आश्रितों को उपभोक्ता समझना चाहिए। इसे उपभोक्ताओं के प्रति प्रयास और कार्य करना चाहिए, न कि नौकरशाही के प्रति। इसमें इन्हें कई विकल्प हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है उद्यमी सरकार। तो इसमें सरकार को पैसे कमाने पर देना चाहिए, ना कि खर्च करने पर। इसे शुल्क, बचत, उद्यम मद इत्यादि का इस्तेमाल कर संसाधन जुटाने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्वानुमानी सरकार। सरकार का समस्याओं का समाधान करने की बजाय उन्हें पहचानना और रोकना चाहिए। इस प्रकार सरकार को जरूरतें पूरी करने से उन्हें पैदा होने से रोकना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विकेंद्रित सरकार। इसमें सरकार को प्राधिकार को विकेंद्रीकृत कर देना चाहिए, यानी प्राधिकार को उच्चतर से निम्नतर स्तर पर विस्तृत कर देना चाहिए। इसमें पदानुक्रम नियंत्रण से भागीदारी प्रबंधन और टीम वर्क की कार्यशैली की और परिवर्तन शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बाजारोन्मुख सरकार को बाजार पद्धति चुननी चाहिए। बाजारोन्मुख आता है। इसमें सरकार को बाजार पद्धति चुनना चाहिए, ना कि नौकरशाही पद्धति। इसे न केवल नियंत्रण और निर्देश से लक्ष्य हासिल करनी चाहिए, बल्कि बाजारों की संरचना को बदलकर भी लक्ष्य हासिल करना चाहिए। इसे बाजार की शक्तियों के जरिए भी बदलाव को नियंत्रित करना चाहिए। इसके बाद आता है
नवलोक प्रबंधन का प्रभाव। तो इसमें अनेक पॉइंट दिया हुआ है। तो इसमें से पहला पॉइंट स्वायत्ता सार्वजनिक संगठनों का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट सरकार के आकार को घटना। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी संगठनों का निम्नीकरण। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बजट और कल्याण व्यय को घटना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लोक सेवा संरचना कोष से धारणा, प्रदर्शन माप और मूल्यांकन, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, निम्न स्तरों का प्राधिकरण को विकेंद्रीकरण, निजी एजेंसियों को सेवाओं का ठेका देना, प्रशासन में खुलेपन और पारदर्शिता को प्रोत्साहन देना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रशासन में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहन देना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नागरिक अधिकार पत्रक आदि की घोषणा करना। तो इस प्रकार से नवलोक प्रबंधन के बारे में विस्तार से क्वेश्चन का आंसर था। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इन क्वेश्चनों के बारे में प्रयास करने का मौका मिल सके, जो कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।